अब देखो, अपन ने बायोमोलिक्यूल के अंदर पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि इसके अंदर मैंने आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताया था। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था करके कि रिड्यूसिंग कैसे चेक करते हैं और नॉन रिड्यूसिंग कैसे चेक करते हैं। तो हमने ये बोला था कि यहाँ पे जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं बिना कोई एक्सेप्शन के। मतलब क्या था इसका, कि ये क्या करते हैं, दूसरे का तो क्या करते हैं, रिडक्शन, और खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है। और हमने ये बोला था क्यों करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जैसे कि अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में। फिर मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी जिसके अंदर हम फेलिक सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कॉपर का जो अपन बोलते हैं इनिशियल जो उसके पास में वैलेंसी होती है वो कितनी, +2, और ऐसा कलर क्या देगा वो, ब्लू कलर, और बाद में रिडक्शन होने के बाद में कैसे हो जाता है, +1, तो कैसा आ जाता है, कलर रेड आ जाता है। उसी के बेसिस में हमने देखा अगर फ्री एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, या सॉरी अपन ये बोलते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर और उसमें अगर फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप है, तो वहां पे क्या होगा, ये इसका रिडक्शन कर देगा और खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई थी। देन मैंने आपको ये बताया था कि एक एग्जांपल लेकर के हम डायबिटिक पर्सन के अंदर क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, और इस हिसाब से अपन क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि इसको मतलब डायबिटीज है, मतलब उसके यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं। हम ये नहीं पता लगा सकते कि ग्लूकोज की मात्रा है कितनी। तो ग्लूकोज का अमाउंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी जो नए टेक्निकल मेथड होते हैं, ग्लूकोमीटर वगैरह, हम उसको यूज करते हैं, उससे पता चलता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे डाइसैकेराइड की, तो हेडिंग लगाओ सबसे पहले, डाइसैकेराइड। ठीक है। अब देखो डाइसैकेराइड है क्या चीज, एक एक चीज समझना, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी के अंदर डाइसैकेराइड के बारे में लिख रखा है, और जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे उस ऑर्गेनिक के अंदर भी डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के बारे में लिख रखा है। तो मैं आपको दोनों चीजें साथ में बता रहा हूं कि ताकि जब आप ऑर्गेनिक वाला पढ़ो तो वो भी आपको समझ में आए, और कुछ चीजें मैं ऑर्गेनिक की भी ऐड करूंगा। क्यों, क्योंकि सवाल जो होता है दोनों चैप्टर से मिलकर के आता है। देखो डाइसैकेराइड का मतलब होता क्या चीज है, हमने ये पढ़ा था कि एक होते हैं हमारे पास में, अच्छा डाइसैकेराइड से भी पहले सॉरी अपन ये बात करें ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। तो हेडिंग जो है हमारे ओलिगोसैकेराइड लगा। ठीक है, हम डाइसैकेराइड नहीं, खास करके हम ओलिगोसैकेराइड पढ़े। ठीक है भाई, ओलिगोसैकेराइड। अच्छा ओलिगोसैकेराइड में हमने ये बोला था कि यहां पे अगर अपन ये बात करें, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में कितनी यूनिट होती है, ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के 10। तो हम यहां पे देखते हैं कि मोनोसैकेराइड की जो यूनिट होती है, यानी यहां पे 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं। ठीक है। अब 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड होते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर अपन ये बात करें, मान लो कि आपको सिखाने के लिए ये एक हमारे पास में मोनोसेकेराइड, ये हमारे पास में एक मोनोसेकेराइड, दोनों मोनोसेकेराइड आपस में क्या है, अटैच्ड है यहाँ पे। तो ऐसी शुगर जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड अटैच होते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, हमारे को डाई सेकेराइड बोलते हैं। अगर 3 जुड़े हुए होंगे तो ट्राई, 4 जुड़े होंगे तो टेट्रा, ऐसे करते करते 10 तक हमारे पास में यूनिट होती है। तो वो 10 अगर मोनोसेकेराइड जुड़ रखे हैं तो उन सभी के सभी को अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी। अपने को इस डाइसेकेराइड से ही मतलब है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाइसेकेराइड है, और एक एग्जांपल देना है इस डाइसेकेराइड की। अगर अपन ये बात करें तो हमारे को कौन कौन से डाइसेकेराइड पढ़ने हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे यहां पे सुक्रोज, ठीक है, हम पढ़ेंगे यहां पे माल्टोस, हम पढ़ेंगे यहां पे लैक्टोस, और यहां पे हम पढ़ेंगे टरहेलोस। ठीक है भाई। हम 4 तरीके के मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज और ट्राइहेलोस या फिर टरहेलोस नाम से एक शुगर होगी, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट सबसे पहले। चलो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं, यहां पे अपन लेके चलते हैं माल्टोस ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि अपने को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो शुगर है, फर्स्ट जो है वो है माल्टोस।
चलिए, अब आपको ये ध्यान रखना है माल्टोस खुद एक तरीके का क्या है, डाइसेकेराइड। कितने मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे, दो। तो इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर होता है अल्फा डी ग्लूकोस प्लस अल्फा डी ग्लूकोस। यानी हमारे पास में क्या होते हैं, दो अल्फा डी ग्लूकोस होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, यहां पे ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि दो अल्फा डी ग्लूकोज जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास में एक डाइसेकेराइड बनेगा जिसका नाम क्या होता है, हमारे पास में माल्टोस होता है। तो इसमें से अगर इसकी बात करें तो ये एक मोनोसेकेराइड है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये भी क्या है, एक मोनोसेकेराइड। तो दो मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे। अब यहां पे होता क्या है कि हमारे को क्या क्या चीजें सीखनी है इसके अंदर। अब ये दोनों जो अपने पास में डाइसेकेराइड है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक बॉन्ड से जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, अगर अपन ये बात करें कि इनके बीच में ऐसे ये बॉन्ड बनता है, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सवाल ये आता है कि कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो हमारे पास में ग्लूकोज है, इसका अपने पास में कार्बन नंबर यहां पे होगा 1 और इसका जो होता है कार्बन नंबर होता है 4। तो यहां पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी। तो आपको ये ध्यान रखना है माल्टोस के अंदर कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इस माल्टोस को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, अब माल्ट शुगर का मतलब क्या चीज होता है उसको समझो। जैसे कि जो भी बीज जो होते हैं जर्मिनेट कर रहे होते हैं, जैसे उग रहे होते हैं, उनके अंदर जो होता है वो अपने को क्या पाए, उनको अपन क्या बोलते हैं, माल्ट बोलते हैं। तो उनके अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। तो माल्ट शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर अपन को जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, माल्ट शुगर क्या मतलब समझ में आ गया, माल्ट शुगर होती है। अब देखो मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की अपन बात करूं तो यहाँ पे दो ग्लूकोज है, कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अल्फा डी, उसके बाद में प्लस और माइनस ये सब बताया था। इस अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब क्या चीज होता है इसके अंदर, क्या OH ग्रुप या नीचे है या फिर ऊपर है। जैसे कि अपन ने बीटा बोला था, तो बीटा का मतलब क्या होता है, ऊपर या नीचे, ऊपर। और अल्फा का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। इस डी का मतलब क्या होता है, इस डी का मतलब होता है कि हमने ये पढ़ा था कि OH जो है, यानी जो अपने पास में सेकंड नंबर कार्बन है, उसके ऊपर राइट हैंड साइड है या फिर लेफ्ट हैंड साइड। और हमने ये बोला था ज्यादातर मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं, जिनके अंदर राइट हैंड साइड होता है, तो इसलिए डी लगाया अपन ने। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब इसका डायग्राम देखो, हमने इसका अंदर दो चीज पढ़ी थी। हमने ये बोला था ग्लूकोज के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, फ्यूरेनोस या फिर पायरेनोस, पायरेनोस। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, इस तरीके से अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस इस तरीके से बताया था। तो हम 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। तो 6 मेंबर की रिंग के अंदर ये हमारे पास में ऑक्सीजन, ये हमारे पास में कार्बन नंबर 1, ये हमारे पास में कार्बन नंबर 2, यहाँ पे 3, ये हमारे पास में कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पे अपने पास में क्या था, कार्बन नंबर 6 था। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर अपन ये बात करें इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, ये OH, ठीक है, H और OH यहाँ पे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हमारे पास में कौन सा ग्लूकोज है, ये हमारे पास में एक ग्लूकोज है जो कि कौन सा वाला है, अल्फा वाला है। और डी का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि राइट हैंड साइड पे सारे के सारे होते हैं। अब ऐसा कैसा ग्लूकोज एक सामने हो आएगा, ऐसा कैसा ग्लूकोज जब सामने आएगा तो जैसे किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे 5वां नंबर कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 1st नंबर कार्बन, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर कार्बन और यहाँ पे 4th नंबर कार्बन। क्या इतनी बात समझ में आई। 4th नंबर कार्बन के ऊपर जब आप देखोगे तो सेम पोजीशन होगी, H यहाँ पे और OH यहाँ पे। ठीक है, दोनों के आमने सामने आप देखो कि यहाँ पे अपने पास में क्या है, ये OH है। इनमें से क्या निकलेगा, जब यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के अंदर होगा क्या, यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव होने के बाद में यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से हो जाए। जैसे आप इसको ऐसे समझे, ठीक है, इसको ऐसे मान लो कि यहाँ पे ये OH था, यहां से क्या निकला, वाटर निकला, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। और डिहाइड्रेशन बोलने के बाद में यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे इस तरीके के बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी।
तो ये कौन सा कार्बन था, 1 नंबर, ये कौन सा कार्बन था, 4 नंबर। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनाना है आपको। तो ये हमारे पास में एक ग्लूकोज, ये हमारे पास में दूसरा ग्लूकोज, ये भी हमारे पास में कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। L14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अब इसके अंदर एक और चीज समझो, यहां पे चीज क्या समझनी है, अगर अपन ये बात करें, इसको चेक करना है कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, चेक करके देखते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के लिए कंसेप्ट क्या होता है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये भी हमारे पास में ग्लूकोज है, इसके पास में भी कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। तो चेक करके देखते हैं कि क्या हमारे पास में फ्री एल्डिहाइड है कि नहीं। यहां पे हमारे पास में एल्डिहाइड कौन से नंबर ग्रुप पे लगा हुआ था, C1। तो इस अल्फा ग्लूकोज का C1 जो कार्बन है उसके ऊपर क्या लग रखा है, एल्डिहाइड लग रखा है। ठीक है, जिसको अपन CHO के नाम से भी जान लेते हैं, जो कि यहां पे फ्री नहीं है। ठीक है, फ्री नहीं है, तो फ्री नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, नॉन रिड्यूसिंग, यानी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमने क्या करा, इस वाली शुगर को देखा, इसके पास में C1 कार्बन और C1 कार्बन यहां पे क्या है, फ्री। तो यहां पे फ्री है, तो फ्री इधर क्या है, प्रेजेंट है अपने पास में एल्डिहाइड, और ये फ्री है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो ये किस तरीके की शुगर हो जाएगी हमारे पास में, रिड्यूसिंग। तो ओवरऑल देखा जाए तो माल्टोस किस तरीके का होता है, शुगर रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये माल्टोस की अगर अपन बात करें, ये कैसी होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको चेक करने का तरीका सिखा दिया। कैसे होता है कि आपको पहले नंबर कार्बन पे जहां पे उसका एल्डिहाइड ग्रुप लग रखा है, अगर ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप लग रखा है, उसको चेक करो, वो आगे जाकर के किसी के साथ बॉन्ड तो नहीं बना रहा। अगर बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड बनाने के साथ साथ में होगा क्या, उसका एल्डिहाइड ग्रुप पैक हो जाएगा। लेकिन इस वाले ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहेगा, तो ये क्या करेगा, अपने पास में रिडक्शन यानी रिड्यूसिंग शुगर की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारे पास में पहला हो जाता है माल्टोस। अब दूसरा अपन लेते हैं इसके अंदर सुक्रोस। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो है सुक्रोस। चलो भाई, अब सुक्रोज की अगर अपन ये बात करें, जैसे कि अगर सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज बना हुआ होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ये चीज ध्यान रखना, बना हुआ किससे होता है। अगर इसकी दो यूनिट की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। यहां पे जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग की अगर अपन ये बात करें कि इस वाले, ये जो हमारे पास में इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2, ठीक है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। यहां पे जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे को मिलता है, इसके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, नाम बोलो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब सेम चीज अपन को वो चेक करनी है कि इसके अंदर ये चेक करना है कि रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग है। देखो, हमने ये बोला कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कौन सी शुगर होती है, एल्डो शुगर, और कौन सा ग्रुप होगा इसके अंदर, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन से नंबर पे होगा, C1 कार्बन पे होगा। C1 कार्बन आप देखो यहां पे पैक है, फ्री नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगले को, इसको देखो, इसको जब अपन ने देखा तो यहां पे हमारे पास में कौन सी शुगर है, इसके पास में कीटोन शुगर है, तो यहां पे ग्रुप कौन सा है, कीटोन। कौन से नंबर कार्बन पे लगा होता है कीटोन ग्रुप, सेकंड नंबर कार्बन। तो यहां पे सेकंड नंबर कार्बन होता है जो कि फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। तो ओवरऑल अगर पूछा जाता है तो ये अपने पास में सुक्रोज जो होता है वो कैसा होता है, एक तरीके से नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये इंपॉर्टेंट बात होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इसको अपन केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, तो इसको अपन केन शुगर भी बोलते हैं। तो सुक्रोज जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं।
ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कमर्शियल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको अपन टेबल शुगर भी बोलते हैं। टेबल शुगर का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करते हो, चाय वगैरह पीते हो तो टेबल के ऊपर शुगर रखी हुई होती है। उस टेबल शुगर है क्या, एक्चुअली वो सुक्रोज ही है। ठीक है। और इसका एक और नाम होता है इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। अभी इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं उसको समझो पहले। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, ये क्या चीज होती है? चलो, अब अगर अपन मैं बात करता हूं इसको कि किस तरीके से इनवर्ट शुगर बोलते हैं, तो इसका पहले प्रोसेस समझो। हम सेम वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, जैसे कि आपने क्या करा, एक प्लेन पोलराइज लाइट ली। जैसे मैं यहां बता देता हूं, ये मान लो कि हमारे पास में एक लाइट है जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, पीपीएल। पीपीएल की फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट ली मैंने, और प्लेन पोलराइज लाइट लेकर के मैंने एक क्या करा, टेस्ट ट्यूब लिया। ये टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या करा, यहां पे ऐसे ये सुक्रोज भर दी। ये यहां पे क्या करा, सुक्रोज भर दी। इतनी बात समझ में, सुक्रोज भरी। अब इस सुक्रोज भरने के बाद में मैंने क्या करा, इस लाइट को क्या करा, इससे पास करवाया। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो है हमारे पास में क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज कितनी शुगर से मिलकर बना है, दो। एक हो गया हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज, और एक कौन सा हो गया हमारे पास में, बीटा डी फ्रक्टोज। क्या इतनी बात समझ में? तो अपन ने एक चीज पढ़ रखी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। अगर अपन बात करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है, जैसे कि अपन ने ग्लूकोज पढ़ा और एक अपन ने क्या पढ़ा था, फ्रक्टोज। तो ये जो अपने पास में जो शुगर होती है, अगर अपन इन दोनों को अगर मिला करके देखें, जैसे कि ये अपने पास में जो शुगर जो होती है, ये प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर पास करते हैं तो कैसा रिप्रेजेंटेशन शो करती है, ये प्रेजेंटेशन शो करती है डी, इस डायरेक्शन में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डी बोलेंगे, डी फॉर्म बोलेंगे। अब डी फॉर्म का मतलब क्या चीज होता है कि यहां पे किस तरफ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। अब हमने क्या करा कि इस शुगर को सबसे पहले इस अपन ने क्या करा, ये एक्सपेरिमेंट करा। अब इसको हमने क्या करा, इस सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस करा इसी के अंदर। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में आप देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर अब देखा जाए तो हमारे पास में ये जो है सॉल्यूशन जो है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या अब हमारे पास में एक हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि हमने इसको तोड़ चुके हैं। जैसे ही अपन इसको तोड़े थे, इसको हमने तोड़ा तो यहां पे हमारे को एक मिलेगा, यहां पे अल्फा डी ग्लूकोज, और एक हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को यहां पे बीटा डी फ्रक्टोज। दो चीज मिलेगी। अब इन दोनों को अपन ने अलग से एनालिसिस किया। जैसे इसको भी अपन ने एनालिसिस किया, इसको भी किया। तो आप मेरे को ये बताओ कि अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोन, जो ग्लूकोज पढ़ा था, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट पे अपन ने पढ़ा था 52.4 डिग्री टिल्ट होता है। और जो अगर फ्रक्टोज की अगर अपन बात करते हैं तो 92.4 डिग्री यहां पे टिल्ट होता है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट में ये क्या करता है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। और कितना एंगल, 52.4 डिग्री। और इसको जब अपन ने फ्रक्टोज को चेक करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, और कितना एंगल, अगर अपन ये बात करें 92.4। ये हमारे पास में जो यहां पे फ्रक्टोज है, ये कैसा फॉर्म है, एल, और ये कैसा फॉर्म है, डी। ठीक है। जब सुक्रोज अकेला था तो कैसा था, डी था। जैसे ही उसका हाइड्रोलाइसिस करा तो आप मेरे को बताओ किसका एंगल ज्यादा, एल वाले का या डी वाले का, एल वाले का। तो बाद में हाइड्रोलाइसिस के बाद में ये कैसी बन जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट का मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो डी से ज्यादा यहां पे क्या है, एल है। ठीक है। डी से ज्यादा क्या है यहां पे, एंगल एल का है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। पहली बात ये समझ में आ गई होगी आपको, इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं। दूसरी चीज और समझो, दूसरी चीज ये है कि अगर अपन देखा जाए, जैसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग हुआ, अब ये जैसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग हुआ तो ये रिड्यूसिंग से कैसा चेंज हो जाएगा, सॉरी नॉन रिड्यूसिंग से कैसा चेंज हो जाएगा, रिड्यूसिंग। यहां पे सुक्रोज जो था वो कैसा था, नॉन रिड्यूसिंग था। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के बाद में
नॉन रिड्यूसिंग आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ये कैसा हो जाता है, रिड्यूसिंग। लेकिन अगर सुक्रोज की अपन बात करते हैं तो वो कैसा रहता है हमारे पास में, नॉन रिड्यूसिंग। और अगर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस की अगर अपन बात करें तो कैसा हो जाता है हमारे पास में, रिड्यूसिंग हो जाता है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? ठीक है। तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस के बाद में वो रिड्यूसिंग रहता है या नॉन रिड्यूसिंग रहता है, रिड्यूसिंग हो जाता है। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट बिकम रिड्यूसिंग। ठीक है, तो इट बिकम reducing, it become reducing। चले आगे, लिखा सबने, समझ में आ गया सबको? चलो आगे चलते। नेक्स्ट जो शुगर है वो है लैक्टोस। चलो, लैक्टोस। अब लैक्टोस की जब अपन बात करते हैं तो दो यूनिट से मिलकर के बनी होती है। एक होती है अल्फा डी गैलेक्टोस, ठीक है, सॉरी अल्फा डी क्या, बीटा डी गैलेक्टोस, और एक होती है हमारे पास में बीटा डी ग्लूकोस। यहां पे बीटा शुगर होती है। ठीक है, तो यहां पे होती है एक हमारे पास में बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोस। बात समझ में आ गई? कौन कौन सी यूनिट होती है हमारे पास में, एक बीटा डी गैलेक्टोस और एक बीटा डी ग्लूकोस। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, एपीमर और एनोमर। ठीक है, तो ग्लूकोज का एनोमर कौन, एपीमर कौन होता है हमारे पास में? अगर अपन बात करें गैलेक्टोस जो है एक ग्लूकोज का अपने पास में एपीमर ही तो है, यानी इसमें C4 कार्बन के अंदर हम बोलते हैं कि OH की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये चीज होती है। अब इसकी बॉन्डिंग की जब अपन बात करते हैं तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लैक्टोज के अंदर जो दो अपने पास में कंपोनेंट है उसके अंदर कौन से अपने पास में बनता है, अपने पास में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब अगर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बाद में हम ये देखते हैं कि चेक करना है कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। ये कैसी शुगर, एल्डोज शुगर, यानी इसके पास में एल्डिहाइड है, इसके पास में भी क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अब इसका जो कार्बन नंबर 1 है, जो क्या है यहां पे कार्बन नंबर 1 पे लगा होता है एल्डिहाइड, जो कि फ्री नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसके पास में अगर देखा जाता है तो कार्बन नंबर 1 जो है वो यहां पे क्या है, फ्री, तो ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग। तो ओवरऑल ये शुगर कैसी रहेगी हमारे पास में, लैक्टोज जो होता है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब इस शुगर को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन मिल्क शुगर बोलते हैं। ठीक है, मिल्क के अंदर ये शुगर पाई जाती है, करीब करीब मिल्क के अंदर मोस्ट ऑफ शुगर यही चीज होती है। और ये जो होती है टेस्ट के अंदर स्वीट नहीं होती, बहुत कम, इसका स्वीटनेस जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे मिल्क को अपन जब पीते हैं तो स्वीट नहीं लगता, उसके अंदर एडिशनल अपने को सुक्रोज डालना पड़ता है, जब जाकर के वो अपने को स्वीट लगती है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ये लैक्टोज हो गया। लिखो इसको फटाफट से। लिखा आपने? 3 शुगर की बात पता चल गई। अब इसके अंदर 4th नंबर जो है वो है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ट्रेहेलोस। ट्रेलोस शुगर जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेलोस शुगर जो होती है वो बनी भी होती है अल्फा डी ग्लूकोस, और दो अल्फा डी ग्लूकोस मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे पास में, ट्रेलोस शुगर बनाते हैं। तो अगर इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोस प्लस अल्फा डी ग्लूकोस। दो अल्फा डी ग्लूकोस के बीच में क्या होता है, यहां पे दो अल्फा डी ग्लूकोस जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है हमारे पास में,
ये ट्रेलोस बन जाती है। ठीक है, बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो इसका 1 और इसका भी 1, दोनों के बीच में 1 1 कार्बन के बीच में होता है, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, 1 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलो या फिर बॉन्ड बोलो। क्या इतनी बात समझ में आई? वन कौन सा बॉन्डिंग है यहाँ पे, 1 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा ये बताओ इसमें कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड, इसमें कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड, तो दोनों के अंदर एल्डिहाइड है और C1 कार्बन यहाँ पे फ्री नहीं है और यहाँ पे भी C1 कार्बन फ्री नहीं है, तो दोनों ही फ्री नहीं है, तो कुल मिलाकर के शुगर कैसी हो जाएगी हमारे पास में, नॉन रिड्यूसिंग। ये भी नॉन रिड्यूसिंग है और ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ट्राइहेलोज जो शुगर होती है ये क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये ट्राइलोज शुगर है कहां पे, ये चीज देखो। ये ट्राइलोज शुगर की अगर अपन बात करते हैं तो इंसेक्ट जो होते हैं उनके पास में ब्लड नहीं होता, उनके पास में एक स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है, यानी लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये जो ट्राइलोज शुगर जो होती है ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के हीमोलिम्फ के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? इंसेक्ट के कहां पे प्रेजेंट होता है, हीमोलिम्फ के अंदर। लिखा भाई सबने? चलो, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया इसकी यूनिट। अब एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई कौन किससे किस तरीके से मिलकर बनाओ, कौन सा रिड्यूसिंग और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। जैसे कि अगर अपन ये बात करें, यहां पे हमने शुगर लिखी, सबसे पहली शुगर माल्टोस, फिर सुक्रोस, देन लैक्टोस, देन ट्रेलोस। ठीक है, बताओ किस किस से मिलकर के बनी हुई होती है। पहली अगर अपन माल्टोस की बात करें तो कौन सा होता है इसके अंदर यूनिट अपने पास में, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोस। ठीक है, जो अपने सॉरी अल्फा, कौन कौन सी यूनिट होती है इसके अंदर, माल्टोस किससे बना हुआ होता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस, और कौन सा होता है, अल्फा ग्लूकोज, दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बनी होती। सुक्रोज बोलो, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, लैक्टोज बोलो, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ट्रेलोज बताओ, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। ये चार होती, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये चार शुगर है जो कि अलग अलग चीजों से क्या बन करके बनी भी होती। तो आप ये देखो ट्रेलोज और माल्टोज दोनों सेम सेम है। तो अगर माल्टोज की अगर अपन ये बात करें तो इसमें बॉन्डिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। अच्छा बॉन्डिंग बताओ इसके अंदर, माल्टोज के अंदर कितनी होती है, 1 4, तो इसके अंदर होती है 1 4, इसमें इसमें कितनी होती है 1 2, इसमें 1 1 4 और इसमें 1 और 1। ये इसकी बॉन्डिंग है। ठीक है ना, यहां पे शॉर्ट के अंदर लिख लो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज अपन बात करते हैं, जहां पे भी 1 4 है, मतलब आप इसको नोटिस करो, जहां पे भी 1 4 है वो जो है वो रिड्यूसिंग है। ठीक है, जहां पे भी 1 4 है तो वो क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी। ये तो ये रिड्यूसिंग और ये भी रिड्यूसिंग, और जहां पे भी 1 1 या फिर 1 2 है वो कैसी होगी, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग।
तो आपसे सवाल यही पूछेगा रिड्यूसिंग कौन सी और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है अपने पास में। देखो, सुक्रोज की अगर अपन बात करते हैं तो सुक्रोज का एसयू ले लो। ट्रेलोस जो है, ठीक है, ट्रेलोस जो है उसका ये ले लो, ठीक है, एसयू, और टीआरई ले लो। माल्टोस का एमए ले लो और लैक्टोस का एलए ले लो। जब अगर अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि SUTRE सूत्र लग रहा है आपको, ये सूत्र। और MALA को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, माला। तो सूत्र माला से आप याद रख सकते हो सूत्र और माला, जिसमें से सूत्र जो है, अगर अपन ये वाले सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। इंग्लिश में सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। सूत्र जो है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। और जो माला जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको? सूत्र माला से आप याद रख सकते हो उसके अंदर। तो ये जो अपने पास में होता है सुक्रोज और ट्रेलोस, ये नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोस और लैक्टोस रिड्यूसिंग, ठीक है। और यहां पे ये चीज ध्यान रखना, इनके हर एक चीज के बारे में ध्यान रखना कि क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या नहीं, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट से। आगे समझ में आपको? तो ये टेबल जो है ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इससे आपसे लगभग सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। और स्ट्रिक्ट मैंने बता दी क्योंकि उस समय पे अपने को याद नहीं रहता कि कौन किससे बन रखा है, कौन किससे बन रखा है, ठीक है ना। बस अगर आपको याद रखना है तो ट्रेलोस और माल्टोस दोनों सेम, ठीक है ना, लेकिन बॉन्डिंग अलग अलग। और सुक्रोज और उसके अंदर जो होता है, अगर अपन ये बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज सुक्रोज में, और लैक्टोज की अगर अपन बात करें तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा डाइसैकेराइड होता है खत्म। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर पॉलीसैकेराइड पे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड के बारे में समझो क्या चीज होता है। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसके बाद में, जैसे अगर अपन 10 के बाद अगर किसी के अंदर भी मोनोसैकेराइड अगर यूनिट जुड़ रखी है, वो सभी के सभी क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड। अब देखो, वैसे तो एग्जांपल की अगर अपन बात करें कि यहाँ पे अगर पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो कहते हैं कि 10 के बाद में, लेकिन इसमें यूनिट जो जुड़ी हुई होती है बहुत सारी, हजारों के अंदर यूनिट जुड़ी हुई होती है। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि मोर देन 10 मोनोसैकेराइड शुगर जो होती है वो अटैच होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड। मोर देन 10 का मतलब कितनी भी हो सकती। अब जब अपन ये देखते हैं इसके अंदर 1000 2000 मॉलिक्यूल, 5000 6000 36000 ऐसे मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, तो इसका साइज कैसा हो जाता है, लार्ज, लार्ज हो जाता है। तो ये जो होती है लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। और लार्ज साइज मॉलिक्यूल के लिए अपन एक शब्द यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल होने की वजह से, लार्ज साइज होने की वजह से वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। और जब टेस्ट की अपन बात करते हैं तो टेस्ट के अंदर ये स्वीट नहीं होती, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो टेस्ट में स्वीट नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये इसको अपन शुगर नहीं बोल सकते। तो हमने पहला ही ये चीज बात करी थी कि जिसके अंदर इन दोनों प्रॉपर्टी के होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये शुगर नहीं कहलाती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये शुगर नहीं होती है हमारे पास में। अब इसके लिए अगर अपन ये इसके नामकरण की अगर अपन बात करें तो इसके लिए एक सफिक्स शब्द यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं इसको अपन, एन। जैसे मान लो कि आपको सिखाने के लिए मैंने एक काम करा, यहां पे एक शुगर ली, ठीक है, जिसका नाम है गैलेक्टोस, ठीक है ना। ऐसे ये गैलेक्टोस, फिर से ये गैलेक्टोस, ऐसे ये गैलेक्टोस,
और ऐसे करते करते मैंने यहां पे ये गैलेक्टोज, इसकी बहुत सारी यूनिट है, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये हमारे पास में डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड होता तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए, ओस लगाते हैं। अब यहां पे ये हमारे पास में क्या है, पॉलीसैकेराइड, इसमें बहुत सारी यूनिट जुड़ रखी है, 1000 2000 है। तो इसके लिए अपन क्या शब्द यूज करेंगे, गैलेक 10 यूज करेंगे। समझ में आया, गैलेक 10 यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही एक, चलो मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या, अगर एक एग्जांपल और लिया जिसमें हमने क्या लिया, मैनोज शुगर ली। जैसे ये मैनोज शुगर थी और ऐसे ही ये मैनोज है, ऐसे ये मैनोज, और ऐसे करते करते हमने बहुत सारी यूनिट ले लिए मैनोज की, ठीक है। अब इसके लिए क्या नाम लिखेंगे अपन, इसको मैनेन्स बोलेंगे, इसको अपन मैनेन्स या फिर मैनेन बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया, गैलेक्टिन। जब ये अकेला था तो इसको अपन ने क्या बोला, गैलेक्टोस। जैसे ही ये बहुत सारी यूनिट में आए तो ये क्या हो गया, इसका पॉलीसैकेराइड हो गया। और ये जो मैनोज का भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इस मैनोज के पॉलीसैकेराइड का नाम क्या होता है हमारे पास में, ठीक है, मैनेन्स। और गैलेक्टोज के पॉलीसैकेराइड का नाम क्या होता है हमारे पास में, गैलेक्टेंस होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलो अब जैसे मान लो कि मैं ये बोलूं जाइलोज का पॉलीसैकेराइड, जाइलोज जो है उसका पॉलीसैकेराइड है, उसके लिए क्या बनेगा हमारे पास में, जाइलेन बनेगा। तो इसका पॉलीसैकेराइड का नाम बन जाएगा जाइलेन, ठीक है। अब जैसे ये शब्द हमने पढ़ रखे हैं, गैलेक्टेन, मैनेंस, मिनरल लाइक, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्गी का पार्ट बनाता है, एल्गी की सेल वॉल बनाता है। जाइलेन की अगर अपन बात करते हैं तो हमने एक टर्शरी सेल वॉल पढ़ी थी, ठीक है, जो कि किससे बनी हुई थी, जाइलोज से और हेमीसेलुलोज से। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, टर्शरी सेल वॉल के अंदर। ये दोनों की अगर अपन बात करें किसमें प्रेजेंट होता है, एल्गी की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज हमने देखा था। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि क्या चीज किस तरीके से। जैसे मान लो कि आपको ये अपन को अब ये चेक करना है कि ये जो पॉलीसैकेराइड है ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। चलो अब हमने ये पढ़ते हैं कि गैलेक्टेंस और मैनेज की अगर अपन बात करते हैं, ये मान लो कि हमारे पास में इसका जो पहला ये जो गैलेक्टेंस है इसका नंबर कार्बन 1 है, यहां पे कार्बन 4 होगा। इसकी बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो यहां पे बॉन्डिंग देखो, यहां पे 1 नंबर कार्बन, यहां पे 4, फिर से यहां पे 1 4, ऐसे करते करते यहां पे 4। लेकिन जो इसका लास्ट वाला जो अपने पास में मोनोसैकेराइड होगा उसके अंदर 1 नंबर कार्बन क्या होगा, फ्री। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं, अगर अपन बात करते हैं ओवरऑल कैसे होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो इसके अंदर राइट हैंड साइड, जैसे मान लो कि ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, तो ये साइड की अगर अपन बात करें तो ये कौन सी साइड हो जाएगी हमारे पास में, ये है राइट हैंड साइड है। इस राइट हैंड साइड का C1 कार्बन हमारे पास में क्या है, फ्री। राइट हैंड साइड का C1 कार्बन फ्री है। और गैलेक्टोज जो होता है, गैलेक्टोज के पास में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ये CHO ग्रुप क्या है हमारे पास में, फ्री है। तो CHO ग्रुप फ्री है और C1 कार्बन पे फ्री है और राइट हैंड साइड पे फ्री है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे यहां पे, रिड्यूसिंग। तो यहां पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ रखा होता है। ओवरऑल अगर अपन ये बात करें तो पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं हमारे पास में, नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन इसकी राइट हैंड साइड जो होती है उसके ऊपर C1 कार्बन फ्री होता है और CHO ग्रुप फ्री होता है, इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल रिड्यूसिंग है, बट ठीक है, अपन ये बोलते हैं पर बट रिड्यूसिंग फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड साइड से क्या होती है, राइट हैंड वाला जो पार्ट होता है वहां पे क्या होती है, ये आपके रिड्यूसिंग होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका जो लास्ट है, ये जैसे इसका लास्ट ही हो गया ये वाला यहां पे, तो ये इसका लास्ट जो है वो कैसा एंड होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है। और जो पहला जो एंड होता है वो पहले से लेकर के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल बने होंगे वो कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, नॉन रिड्यूसिंग। अब यहाँ पे जो गैलेक्टोज है उसके 1000 2000 5000 मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, इतनी बात पल्ले पड़ी। तो ये कुछ हमारे पास में पोर्शन है जो कि मोनो पॉलीसैकेराइड का होता है। अब अपन इसके अंदर पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो हमारे पास में फंक्शन के आधार पर दो तरीके के होते हैं। फंक्शन के आधार पे अगर अपन बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करते हैं और पॉलीसैकेराइड स्टोर फूड का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अपने।
तो पॉलीसैकेराइड जो है, ठीक है, उसकी अगर अपन बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं इसके फंक्शन के आधार पे, ठीक है। एक होते हैं इसके अंदर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और एक होते हैं इसके अंदर हमारे पास में स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? एक होते हैं हमारे पास में स्टोरेज और एक होते हैं हमारे पास में स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जैसे कि स्टोरेज की अगर अपन बात करें, स्टोरेज की अगर अपन बात करते हैं तो स्टोरेज में आता है हमारे पास में स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये दोनों के दोनों पॉलीसेकेराइड है जो कि स्टोर करते हैं। अगर इसकी अपन बात करें तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, सेल वॉल में पाए जाते हैं, सेल वॉल। अब सेल वॉल की अगर अपन बात करें तो यहां पे हमारे पास में देखो सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, काइटिन होता है। जिसमें से अगर अपन ये बात करें कि जो ये जो है यानी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन जो है वो किसकी सेल वॉल बनाते हैं, सेल वॉल ऑफ प्लांट। और काइटिन जो है वो किसकी सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल ऑफ आर्थ्रोपोड की भी सेल वॉल, मतलब आर्थ्रोपोड के अंदर वो काइटिनियस अपन बोलते हैं वॉल बनाता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। तो ये फंगस की सेल वॉल बनाने का काम आता है, फंगस में भी होता है, ठीक है ना। ये चीज बात समझ में आई आपको? तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, जो कि सेल वॉल बनाते हैं, और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, जो कि स्टार्च का और मतलब स्टोर करते हैं, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं वो अपने पास में स्टोरेज के अंदर आते हैं। अब पॉलीसेकेराइड के अंदर एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ, इसके अंदर ये होता है यूनिट, कैसी यूनिट जुड़ रखी है, एक ही तरीके की यूनिट जुड़ रही है कि अलग अलग तरीके की यूनिट जुड़ रखी है। तो मैं इसका क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है वो इसके फंक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है इसका, ठीक है, यूनिट के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर मान लो हम ये बोलते हैं एक ही जैसी यूनिट जुड़ी हुई हो, जैसे मान लो कि हमारे पास में ऐसे मोनोसेकेराइड एक ही जैसे जोड़ रखे हो, या फिर ऐसे एग्जांपल की बात कर लो, ग्लूकोज 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 इस तरीके से ले लो, ये ऐसे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ग्लूकोज, ऐसे सो ऑन, ऐसे एक ही जैसे यूनिट हो, तो हम ये बोलते हैं कि एक सिंगल मोनोसेकेराइड अगर जुड़ रखा हो, एक सिंगल यूनिट जुड़ रखी हो, तो इसको अपन बोलते हैं होमो पॉली सेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग यूनिट जुड़ रखी हो, अलग अलग यूनिट कैसे, एक जैसे मान लो ग्लूकोज जुड़ रखा है, एक जैसे मान लो यहां पे फ्रक्टोज जुड़ रखा है, ठीक है, तो ऐसे फ्रक्टोज फ्रक्टोज, और इनके बीच बीच में ऐसे मान लो ये हो गया ग्लूकोज, ये मान लो ऐसे ग्लूकोज, इस तरीके से जुड़ रखे हैं, और सो ऑन, ऐसे ये चलता रह रहा है, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग यूनिट जुड़ रखी है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पे इसको हेट्रो पॉली सेकेराइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर एक ही तरीके की यूनिट जुड़ी हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होमो, और अलग अलग तरीके की यूनिट जुड़ रखी हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे। अब अपने को देखो क्या खास करके ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने को ऐसे तो होमो पॉलीसेकेराइड ही याद रखना है, क्योंकि हेट्रो का अपने सिलेबस में पार्ट नहीं है, होमो के लिए बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ज्यादा लिख भी रखा है। तो यहाँ पे अगर अपन ये बात करें, यहाँ पे यूनिट कितनी है, सिंगल यूनिट है, और यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो मल्टीपल यूनिट है, मल्टीपल बोलो मैनी बोलो, ठीक है, सिंगल यूनिट और बहुत सारी यूनिट है। अब एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, तो होमोपॉलीसेकेराइड में एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास में, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है एक तरीके का होमोपॉलीसेकेराइड है।
स्टार्च आता है इसके अंदर, ग्लाइकोजन आता है, ठीक है, सेलुलोज आ गया, स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया। और अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे आता है डेक्सट्रीन, आता है डेक्सट्रीन एक तरीके की शुगर होती है, ठीक है, डेक्सट्रीन आ गया, इनुलिन आ जाता है, ठीक है, इंसुलिन मत लिखना, इनुलिन लिखना, इनुलिन भी आता है इसके अंदर, और एक आता है काइटिन, ठीक है। ये कुछ हमारे पास में एग्जांपल है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, इनुलिन और काइटिन। इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो यहां पे आता है हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हाइल्यूरोनिक एसिड, हमने एक पढ़ा था हाइल्यूरोनिडेज पढ़ा था, जैसे रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, ठीक है। पेक्टिन हो गया, पेक्टिन के साथ साथ में हम बात करते हैं कॉन्ड्रिट्रिन हो गया, कॉन्ड्रिटिन हो गया, पेक्टिन हो गया, हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, ठीक है ना, हिपेरिन हो गया, ठीक है, हिपेरिन हो गया, और साथ में हेमी सेलुलोज हो गया, ठीक। लेकिन याद अपन को क्या करना है, अपने को ये होमोपॉलीसेकेराइड याद रखना है, इसको भी लिख लो फटाफट से। फिर अपन पहला स्टार्ट करते हैं सेलुलोज। चल, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर सेलुलोज की, हेडिंग लगाओ सेलुलोज। ठीक है, अब सेल्यूलोज जो होता है एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है, और ये पॉलीसेकेराइड बना हुआ होता है बीटा ग्लूकोज का। तो ये जो होता है बीटा ग्लूकोज जो होते हैं, यूनिट जो होती है ऐसे जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी बीटा ग्लूकोज, ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास में बीटा ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती है। कहा जाता है करीब करीब 6000 से लेकर के 10,000 यूनिट होती है, ठीक है ना। अगर यहां पे मैं लास्ट वाला बनाऊं बीटा ग्लूकोज, तो टोटल अगर काउंट करा जाए तो यहां पे टोटल होते हैं यूनिट जो होती है, अगर अपन ये बात करें नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज की यूनिट, मतलब अपन बात करते हैं नंबर जो होता है इसके अंदर, नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज वो होता है 6000 से लेकर के 10,000 मॉलिक्यूल, यानी 10,000 यूनिट होती है इसकी। अब आप ये देख करके बताओ कि ये मॉलिक्यूल जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ साथ में अगर अपन ये बात करें, ये सेल वॉल का क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। तो ये क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट किसका है, सेल वॉल का। एक सवाल और पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट के अंदर, ठीक है ना, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट के अंदर, ठीक। अब एक सवाल पूछा जाता है, सवाल यह बोला जाता है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, जैसे कि आप लोग बताना उसको। यहां पे सवाल यह बोला जाता है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑप्शन दिया जाता है इसके अंदर ग्लूकोज, और दूसरा ऑप्शन दिया जाता है रुबिस्को, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया, ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, ग्लूकोज, रुबिस्को। तो आप लोग बताओ कि इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर रुबिस्को होगा या फिर ग्लूकोज होगा।
देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको रुबिस्को नाम से एक शब्द मिलेगा और आंसर भी अपन उसी हिसाब से टिक लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही हो तो आंसर क्या जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि खुद एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, रुबिस्को भी एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक है। लेकिन ये जो है अगर अपन ये बात करें, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन ये प्रोटीन है। तो अगर ग्लूकोज की अगर अपन बात करें, ग्लूकोज तो लगभग सभी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, मोस्ट अबंडेंट। अगर सवाल ये पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रोटीन बोले, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन, ठीक है ना, मोस्ट, ये रुबिस्को जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, लेकिन इसी के साथ साथ में अगर बोला जाए प्रोटीन भी है, प्रोटीन, तो उसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास में, रुबिस्को जाएगा। सवाल समझ में आया आपको? अगर आपसे ये पूछे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे तो ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन पूछे तो रुबिस्को, और आपसे ये पूछे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट तो सेल्यूलोज। ठीक है, वो भी मैं लिखवा भी देता हूं, इसको लिख लो फटाफट से। लिखा आपने? चलो इधर लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट नोट लगा करके लिख लेना। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट, प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, वो होता है सेल्यूलोज। सवाल सुनते जाना, सवाल के हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर आपसे ये पूछे कि मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर कौन सा होता है, तो बायोस्फीयर के अंदर होता है हमारे पास में, ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन कौन सा होता है, वो होता है रुबिस्को। और रुबिस्को एक तरीके का प्रोटीन और साथ साथ में आपको एक एंजाइम भी होता है, ठीक है ना, एंजाइम की तरह भी काम करता है, तो ये एक एंजाइम भी है, प्रोटीन। ठीक है ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है। और अगर आपसे ये पूछे कि मोस्ट अबंडेंट, अगर आपसे पूछे एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या चीज होती है, कोलेजन। ठीक है ना, तो अगर एनिमल बॉडी की अगर अपन बात करें, यहां लिख देता हूं, एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या होता है, कोलेजन। ये सभी सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। चले आगे, लिख लो इसको। ठीक है, चलो चलो। अब सेल्यूलोज का काम क्या होता है, इसका काम होता है पेपर का फॉर्मेशन। तो जो आप कागज पे भी लिख रहे हो, वो कागज किससे बन रखा है, सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज जो होता है वो क्या करता है, पेपर फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, कागज का निर्माण करते हैं, कागज का निर्माण होता है। इससे एक आर्टिफिशियल सिल्क भी बनता है, ठीक है ना, इससे आर्टिफिशियल सिल्क भी बनता है जिसका नाम होता है रेयॉन सिल्क, बोलते हैं इसको, रेयॉन सिल्क बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेयॉन सिल्क बनता कैसे, हम लकड़ी की छाल लेते हैं, छाल मतलब लकड़ी का बार्क लेते हैं, बार्क बोलो या छाल बोलो, ठीक है, बार्क लेते हैं,
उसको अपन क्या करते हैं, एक तरीके से NaOH के अंदर डिसॉल्व करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, उससे हमारे को क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। कैसे मिलता है अगर अपन ये बात करें तो आप ये ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, जो हम सेल्यूलोज लेते हैं, और सेल्यूलोज हमने कहां से लिया, बार्क से लिया, और इसको हमने ट्रीट कराया किसके, NaOH के साथ में, इससे जो मिलता है वो मिलता है सिल्क मिलता है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जो नेचुरल सिल्क जो होता है, जो कि हमारे को सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस करके देते हैं। नेचुरल सिल्क की अगर अपन बात करें तो वो प्रोटीन नेचर का होता है, और आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है, ये जो सिल्क बना है ये किससे बन रखा होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, यानी ये क्या होता है, सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि जुड़ा तो वही है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज जुड़ा है तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसकी जो फॉर्म जो होती है, यानी ये एक लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, हेलिकल नहीं होता, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, नॉट हेलिकल, हेलिकल नहीं होता। अब हेलिकल ना होने की वजह से जब इसका अपन I2 टेस्ट करते हैं, यानी आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो सेल्यूलोज का I2 टेस्ट जब अपन करते हैं तो ये क्या करता है, अगर अपन ये बात करें, ब्लू कलर नहीं देता, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस ब्लू कलर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप इसके ऊपर I2 डालोगे तो वो आयोडीन जो होगा वो कहीं पे स्टक नहीं होगा, रुकेगा नहीं, और ब्लू कलर आएगा नहीं, तो ये क्या होता है, हमारे को ब्लू कलर नहीं देता। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या हम सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर? नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, सेलुलोज जो होता है नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में जो अमाइलेज होता है, अमाइलेज जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, अल्फा अमाइलेज होता है, और यहां पे ग्लूकोज कौन सा है, बीटा ग्लूकोज। इतनी बात समझ में? तो अगर बीटा अमाइलेज होता तब हम क्या कर सकते थे, उसको डाइजेस्ट कर सकते थे। हमारे पास में अमाइलेज ही कौन सा है, अल्फा अमाइलेज। ठीक है, इतनी बात में समझ में आ गई आपको? इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं होता, नॉट डाइजेस्टेड इन यू। ठीक, क्लियर इतनी? चलिए आगे अपने दूसरा जो कंपोनेंट है वो आता है स्टार्च। ठीक है, हेडिंग लगाओ अब, स्टार्च। ठीक है, सेकंड जो है वो है स्टार्च। ठीक है, चलो हेडिंग लगा ली स्टार्च। अब स्टार्च की अगर अपन बात करते हैं तो स्टार्च जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, पॉलीमर बोलो या पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीमर, ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें यूनिट जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, किस तरीके से मान सकते हो, जैसे मान लो कि ये अल्फा ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज ऐसे लगे रहते हैं। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? तो ऐसे अल्फा ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास में लगे रहते हैं, अल्फा ग्लूकोज के। ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोज होता है। अब स्टार्च जो होता है किसका स्टोर फूड मटेरियल है, प्लांट का स्टोर फूड मटेरियल। तो ये जो है, अगर अपन ये बात करें, स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, प्लांट का स्टोर फूड है। और स्टार्च के अगर अपन ये बात करें, जैसे स्टार्च की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे मान लो कि ये एक हमारे पास में स्टार्च का मॉलिक्यूल है, इस स्टार्च के अंदर हमारे को दो कंपोनेंट मिलते हैं। जैसे मान लो एक ये मिलता है और एक मान लो हमारे को कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, तो इसमें ये जो पूरा का पूरा जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये जैसे इसको मान लो स्टार्च है, ये स्टार्च के अंदर एक मिलता है जिसको अपन बोलते हैं अमाइलोस, और यहां पे जो ब्रांच स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो ज्यादा मिल रहा है, उसको अपन बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं।
क्या इतनी बात समझ में आई आपको? स्टार्च की अगर अपन बात करेंगे तो कौन कौन से दो कंपोनेंट मिलते हैं? अमाइलोज और अमाइलो, यानी स्टार्च मिल किससे मिलकर के बन रखा है? अमाइलोज से और अमाइलोपेक्टिन से। तो उसी से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो स्टार्च जो होता है दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है हमारे पास में अमाइलोज और एक होता है हमारे पास में अमाइलोपेक्टिन। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब यहां पे होता क्या है, सबसे पहले अगर अपन ये बात करें, ये अमाइलोज जो होता है इसमें क्या है? अल्फा ग्लूकोज है, ऐसे बहुत सारे अल्फा अल्फा इस तरीके से अल्फा ग्लूकोज जुड़ रखे। तो कहा जाता है कि अमाइलोज जो होता है उसके अंदर करीब करीब अपने पास में क्या होते हैं? 200 से लेकर के 1000 के आसपास में क्या होता है? यूनिट होती है। एनसीईआरटी ने 250 लिखा है, लेकिन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो बुक है उसके अंदर आपके 200 से लेकर के 1000 के आसपास में। तो इसमें कितनी यूनिट होती है? हम बात करते हैं 200 से लेकर के 1000। ठीक है, ये चीज बात समझ में आई? मतलब एनसीईआरटी में यही चीज लिख रखी है 200 से लेकर के 250। अगर आप ये देखोगे एक लीनियर स्ट्रक्चर है ये अपने पास में, तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, नो ब्रांचेस, कोई ब्रांचेस नहीं होती, नो ब्रांचेस, ब्रांचेस भी नहीं होती। इतनी बात समझ में आई? अब ब्रांच नहीं है और लीनियर स्ट्रक्चर है और एक छोटा मॉलिक्यूल है, तो पानी के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। ठीक है ना? तो इसका साइज स्मॉल होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है। बॉन्डिंग की अगर अपन ये बात करें तो हमने ये पढ़ रखा है अल्फा ग्लूकोज का मतलब यहां पे 1,4 लिंकेज होगा। तो यहां पे 1 मान लो, ये 4 मान लो, फिर 1 फिर 4। तो यहां पे जो लिंकेज होता है वो कैसा होता है? 1,4 लिंकेज होता है। ठीक है, 1,4 क्या होता है यहां पे? लिंकेज। अगर इसकी अबंडेंस की बात करें कि स्टार्च में कितना परसेंट है, तो ये इसका परसेंटेज होता है 15 से लेकर के 20% होता है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? 15 से लेकर के 20% होता है। वहीं अगर अपन ये बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है? ऐसे अल्फा 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 इस तरीके से अल्फा और ये अल्फा ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ऐसे ब्रांच होता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से देखो यहां पे ये क्या होता है? इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो अल्फा ग्लूकोज यहां पे लीनियर भी होते हैं और ब्रांच का भी क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे इसके अंदर? ये क्या होता है अपने पास में? ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ब्रांच स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग की बात करते हैं, यहां पे 1,4, यहां पे भी 1,4, यहां पे भी 1,4। लेकिन जब अपन ये बात करते हैं कि ये जो अपने पास में कार्बन है, ये जो अपने पास में ये ग्लूकोज है, इसका 6 नंबर कार्बन और इसका 1 नंबर कार्बन ये जुड़ता है। तो जहां पे ये चीज ऐसे क्या होता है अपने पास में 6 और 1 होती है, उसको अपन बोलते हैं ब्रांच। ठीक है। अब आगे वाला क्या होगा? यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास में? 4 आ जाएगा, या फिर यहां पे अपने पास में 4 और यहां पे 4 और 1, फिर से 1 4 1 4 चालू हो गया। तो अगर अपन इसके लिंकेज की अगर अपन बात करें, लिंकेज की अगर अपन बात करें तो लिंकेज कैसी होती है? 1 4 होती है और 1 6 लिंकेज होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? 1 4 और 1 6 लिंकेज होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिखो एक बार। चलो ठीक है। तो देखो इसके अंदर लिंकेज की अगर अपन बात करते हैं तो लिंकेज यहां पे किस तरीके की होती है? यहां पे लिंकेज होती है 1 4 और 1 6। ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहां पे अगर इसके नंबर की अगर अपन बात करें तो यहां पे इसकी यूनिट जो होती है, यानी यहां पे करीब करीब हमारे को 6,000 से लेकर के 36,000 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो 6,000 से लेकर के 6,000 से लेकर के 36,000 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलते हैं हमारे को। मतलब एक ही जैसे अल्फा ग्लूकोज के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहां पे क्या चीज है कि अगर अपन ये बात करें कि ये मॉलिक्यूल जो है, अगर ये अपने पास में क्या होता है? बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। तो ये हमारे पास में एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि वाटर के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अमाइलोज कैसा होता है? वाटर के अंदर सॉल्युबल। और अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है? वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। अगर इसकी अबंडेंस परसेंटेज की अगर अपन बात करते हैं
परसेंटेज इसका होता है करीब करीब हमारे पास में 80 से लेकर के 85% के आसपास में। इतनी बात समझ में आ गई। 80 से लेकर के 85% के आसपास में इसका अबंडेंस होता है। अब देखो क्या है कि यहां पे ये दोनों के दोनों अपने पास में अगर देखा जाए तो ये ब्रांच है और यहां पे क्या है, ये लीनियर है। कुछ समय बाद में जैसे ही क्या होता है कि ये इसकी अगर अपन देखते हैं नेचुरल फॉर्म देखते हैं तो ये भी हमारे को क्या होता है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर तो मिलती है हमारे को, हेलिकल स्ट्रक्चर मिलती है। लीनियर तो है ही सही, इसका अरेंजमेंट लीनियर है, लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलिकल। तो इसके पास में हमारे को कैसी स्ट्रक्चर मिलती है, हेलिकल। और इसकी भी अगर अपन बात करें तो ये भी हमारे को क्या मिलता है, हेलिकल मिलता है। लेकिन इस हेलिकल के साथ साथ में आप ये देखो कि इसमें ब्रांच भी प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर अपन ये बोलते हैं कि यहां पे क्या होता है, बीच बीच में अपने को ब्रांचेस भी मिलती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको किस तरीके से होता है। तो जिसमें ब्रांच ज्यादा है उसमें हेलिक्स के अंदर भी ब्रांचेस होगी, इसमें क्या होता है, हेलिक्स, सिंपल हेलिक्स होगा। अब जब मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, I2 डालता हूं। I2 का मतलब क्या हो गया, आयोडीन। जैसे ही मैंने इसके ऊपर I2 डाला, इसका मैंने क्या करा, I2 टेस्ट किया, तो हेलिकल होने की वजह से यहां पे ये आयोडीन जो होता है इनके लूप में जाकर के क्या हो जाता है, ऐसे फंस जाता है। और जैसे ही लूप में जाकर के फंसता है तो ये हमारे को कलर कैसा देगा, कलर देगा हमारे को ब्लू, ब्लू कलर मिलता है। और जब अपन इसी सेम I2 को क्या करते हैं, यहां पे डालते हैं, जैसे हमने क्या करा, इसका भी I2 टेस्ट करा, और I2 टेस्ट करने के बाद में देखते हैं तो इसके अंदर हमारे को कलर और ज्यादा मिलता है। और ज्यादा मिलेगा तो ब्लू से ज्यादा हमारे को कहा जाता है, कुछ बुक्स लिखती है यहां पे हमारे को रेड कलर मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पे ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्च जो होता है, स्टार्च के अंदर जब आप I2 टेस्ट करते हो, वो I2 टेस्ट के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। और कलर कैसा देता है, ये हमारे को ब्लू कलर देता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो सवाल जो आएगा वो यहां से पूछा जाएगा, वो मैंने आपको ऐसे डिटेल में बता दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसको दोनों को मिला करके। आगे बात समझ में अपने पास में। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास में ये स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का। अभी अपने पास में और भी पढ़ा है, जैसे ग्लाइकोजन पढ़ा है, इनुलिन पढ़ा है, वो सब भी अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन इतना करते हैं, अगली क्लास के अंदर अपन इसके आगे का पोर्शन लेंगे।